हेलो एवरीवन। आज डीएनए में हम 2 टॉपिक्स करने वाले हैं। एक है आपका जो अभी हाल ही में मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी थी, उसके क्या डिसीजंस रहे हैं, और दूसरा जो आर्टिकल है दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू द शटडाउन व्हिच यूएस इज़ गोइंग टू सी। तो पहला जो आर्टिकल है वो है आपका, अभी हमने हाल ही में देखा है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी अपनी बैठक में ये डिसाइड की है कि जो रेपो रेट है उसको अनचेंज रखेंगे। कितना रखेंगे? जो नेक्स्ट टाइम रेट था उसी के साथ हमने कंटिन्यू किया है। मतलब ये जो रेट रहने वाला है वो 5.5%। रेपो रेट को 5.5% ही रखा गया है। दिस हैज बीन केप्ट अनचेंज्ड। इसमें ना बढ़ाया गया ना घटाया गया। और दूसरा चीज, जो स्टांस है आरबीआई का, जो स्टांस है उसको वापस से रिटेन किया गया है सेम न्यूट्रल स्टांस पे। मतलब पिछली बार भी न्यूट्रल स्टांस था और इस बार भी न्यूट्रल स्टांस हमको बैठक में देखने को मिला है। और रेपो रेट के केस में भी हमको सेम चीज देखने को मिली है। जो पिछली बार रेपो रेट रखा गया था 5.5% का, वही रेपो रेट हमको इस बार भी देखने को मिला है। तो इस क्वार्टर में हमने क्या देखा? इस क्वार्टर में हमने देखा कि जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है, जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है या हेडलाइन इन्फ्लेशन है, वो 1.8% इस क्वार्टर में आई है। तो लोगों ने ये सोचा कि इतनी कम इन्फ्लेशन नंबर हमने क्लॉक किया है, तो वी माइट सी फर्दर रेट कट की हम डिमांड को बूस्ट करें। और आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई जो है इस बार की भी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की बैठक में ये जो रेपो रेट है इसको फर्दर कट करेगी, जिससे एग्रीगेट डिमांड जो है इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में, वो बढ़े। लेकिन फाइनली हमको क्या देखने को मिला? जो रेट है वो अनचेंज रखा गया है और न्यूट्रल स्टांस भी रखा गया है। तो दिस हैज डिफाइड द कमेंट्री ऑफ वेरियस इकोनॉमिस्ट एंड एक्सपर्ट्स, जो ये कह रहे थे कि ये जो रेट है उसको 5.5% से काटा जाएगा, जिससे एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ाई जा सके। इसका क्या रीजन है? कि रेट जो है वो कम नहीं किए गए। एक रीजन तो सबसे बड़ा ये है कि हमने इसी साल देख लिया है कि करीब करीब 100 बेसिस पॉइंट से रेट जो हैं काट लिए गए हैं। मतलब ये जो रेपो रेट था हमारा वो 6.5% के आसपास हुआ करता था एक साल पहले तक। बहुत क्लोज क्वार्टर में हमको क्या देखने को मिला कि 100 बेसिस पॉइंट से ये रेट जो है वो काटा गया है। आइडिया क्या है? कि इकोनॉमी को बूस्ट दिया जाए। जब आप रेपो रेट बढ़ाते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है? लोन्स जो हैं वो महंगे हो जाते हैं और इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो जाती है। लेकिन जब आप रेपो रेट को कम करते हैं, व्हेन यू कट डाउन द रेपो रेट, जो हमने हाल में होता देखा है पिछले एक साल में, तो इससे क्या होता है कि जो बैंक्स हैं उनको जो लोन्स हैं आरबीआई से, वो आपको सस्ते मिलने लगते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब बैंक्स को आरबीआई से लोन्स सस्ते मिलने लगेंगे तो हमको आपको जो मतलब रिटेल रिटेल लोनीज हैं उनको भी जो लोन्स हैं वो सस्ते मिलने लगेगी। तो एग्रीगेट डिमांड है इकोनॉमी की, वो बूस्ट करने लगेगी। तो हाल के 3-4 क्वार्टर्स में हमको क्या देखने को मिला? 3 क्वार्टर्स में हमको ये देखने को मिला है कि आरबीआई ऑलरेडी 100 बेसिस पॉइंट से जो अपना रेपो रेट है उसको कट कर चुकी थी। तो इस बार आरबीआई ने सोचा कि अब इसको कट नहीं करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी रूम होना चाहिए आरबीआई के पास, कि आगे आगे मान लीजिए कुछ ग्लोबल अपहीवल्स हो रहे हैं, ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक कुछ इम्बैलेंसेस हमको देखने को मिल रहा है, तो आरबीआई ने सोचा कि अब इस बार कुछ और रूट हम है वो फॉलो करते हैं। और फर्दरमोर एक चीज आरबीआई के दिमाग में ये रही है कि भाई 100 बेसिस पॉइंट से तो हम काट ही चुके हैं और बहुत कम समय में 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर में हम करीब 6.5 से 5.5% पे आ गए हैं। तो हम कब तक काटते रहेंगे ये जो रेट है? एमपीसी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक बॉडी होती है विद इन आरबीआई, जो डिसाइड करती है कि क्या इंपॉर्टेंट पॉलिसी रेट्स रहने वाले हैं। ये कैसे बनी थी? ये उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनी थी। ठीक है। उर्जित पटेल कौन थे? डिप्टी गवर्नर थे उस समय के। और बाद में ये आरबीआई के गवर्नर भी हो गए थे। तो 2013 के अराउंड रघुराम राजन वाज द गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो उन्होंने उर्जित पटेल जो उस समय के डिप्टी गवर्नर थे उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी जिसको हम उर्जित पटेल कमेटी कहते हैं। और उर्जित पटेल कमेटी ने रिकमेंड किया था कि एक एमपीसी जैसी बॉडी हमको बनानी चाहिए। एमपीसी जैसी बॉडी है वो हमको बनानी चाहिए, जिसका काम क्या रहे? जिसका काम रहे कि जो भी आपके पॉलिसी रेट्स हो, रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, वो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी डिसाइड करे। ठीक है।
तो इस एमपीसी में कितने लोग होते हैं? इसमें 6 लोग होते हैं, जिसमें 3 लोग आरबीआई के होते हैं इंक्लूडिंग गवर्नर और 3 लोग सरकार के साइड से होते हैं। एमपीसी का काम क्या होता है? एमपीसी का काम होता है हर 2 महीने पे मीटिंग बुलाना और जो रेपो और रिवर्स रेपो रेट्स हैं या पॉलिसी रेट्स हैं, उनको डिटरमाइन करना। तो दिस वाज अबाउट एमपीसी। कमिंग बैक टू द न्यूज़, हमने क्या देखा कि इस बार 5.5% का हमको अनचेंज्ड रेपो रेट देखने को मिला और स्टांस जो है वो न्यूट्रल देखने को मिली है। एक चीज और जान लेते हैं, न्यूट्रल स्टांस क्या होता है। तो आरबीआई के 3 स्टांसेस होते हैं, या जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनके 3 स्टांसेस होते हैं। एक इंस्टांस क्या होता है? एक इंस्टांस होता है न्यूट्रल, जो हमने अभी रिटेन किया है। दूसरा स्टांस होता है क्या? दूसरा स्टांस होता है अकोमोडेटिव और तीसरा स्टांस होता है विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन। विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन। इनको हम कहते हैं क्या? स्टांसेस। स्टांसेस ऑफ आरबीआई। तो समझिए न्यूट्रल स्टांस क्या होता है। न्यूट्रल स्टांस ये होता है जब आरबीआई आरबीआई को ये लगता है कि भाई अभी जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन इकोनॉमी में वो अभी बैलेंस्ड है, वो अभी न्यूट्रल है। मतलब न्यूट्रल का क्या मतलब होता है कि आरबीआई ये परसीव करती है कि यहाँ से इन्फ्लेशन भी आ सकता है और हम मंदी की ओर भी जा सकते हैं। तो जब न्यूट्रल स्टांस होता है तो आरबीआई प्रिपेयर्ड रहती है कि हम अपना रेपो रेट जो है वो ऊपर भी कर सकते हैं और नीचे भी कर सकते हैं। रेपो रेट हम ऊपर कब करेंगे? हम ऊपर तब करेंगे जब हमको दिख रहा है कि जो अर्थव्यवस्था है वहां पे महंगाई ज्यादा बढ़ रही है। और न्यूट्रल स्टांस में हम रेपो रेट काटेंगे कब? जब हमको लग रहा है कि मंदी जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। तो ये होता है न्यूट्रल स्टांस, जो इस बार एमपीसी ने रिटेन किया है पिछले क्वार्टर से। दूसरी चीज क्या होती है? अकोमोडेटिव स्टांस। अकोमोडेटिव स्टांस होता है जब इन्फ्लेशन लेवल्स हैं, जब आपके जो इन्फ्लेशन लेवल्स हैं वो कम है। इन्फ्लेशन लेवल कम है तो आरबीआई है वो निश्चिंत रहती है। अब वो क्या करने की कोशिश करती है? वो और मनी सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करती है। मनी सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करती है जिससे इकोनॉमी में जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो आपका मूव करे। तो न्यूट्रल स्टांस में हम क्या करते हैं? मनी सप्लाई कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। मतलब रेपो रेट जो है वो काटा भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। अकोमोडेटिव स्टांस होगा तो वहां पर आरबीआई ग्रोथ को सपोर्ट करने की कोशिश करती है। ग्रोथ को सपोर्ट करने की कोशिश करती है। ठीक है, ग्रोथ को कैसे सपोर्ट करेगी? जो आपके रेपो रेट है उसको कट करके। तीसरा होता है विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन। इसको हॉकिश स्टांस भी कहते हैं। ये अकोमोडेटिव स्टांस का एकदम उलट होता है। विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन जो स्टांस है वो आरबीआई जो है वो अपना कब रखती है? वो तब रखती है जब उसको लग रहा है कि भाई महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है सिस्टम में, इन्फ्लेशन ज्यादा है। तो यहां से वो क्या करेगी? ग्रोथ को कट करने की कोशिश करेगी जिससे जो महंगाई है वो दोबारा से काबू में आए। तो विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन में हमको क्या देखने को मिलता है? आरबीआई जो है वो आपका जो रेपो रेट है उसको उसको बढ़ाती है। उसको बढ़ाएगी तो क्या होगा? जो एक्सेस लिक्विडिटी है सिस्टम से वो निकलेगी और जो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी वो कट होती दिखाई देगी। तो दिस इज अबाउट न्यूट्रल स्टांस। 3 टाइप के स्टांस होते हैं, हमने जान लिए। विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन, अकोमोडेशन, और तीसरा क्या है? न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब आरबीआई ये देख रही है कि भाई अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, यहाँ से इन्फ्लेशन भी आ सकता है, यहाँ से आर्थिक मंदी भी आ सकती है। इन्फ्लेशन आएगा तो हम क्या करेंगे? हम जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको टाइट कर देंगे। मतलब हम रेपो रेट है उसको हाइक कर देंगे एंड वाइस वर्सा। नाउ व्हाट वी हैव सीन इज कि इस बार सीपीआई जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो 1.8% का रहा है। 1.8% का। तो यहाँ पर ये था कि भाई मॉनेटरी हेडरूम रहेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास मॉनेटरी हेडरूम रहेगा। उस मॉनेटरी हेडरूम को यूज करके 5.5 से और नीचे नंबर किया जा सकता है। बट दिस टाइम द आरबीआई हैज शोन सर्टेन मैक्रो प्रूडेंस। मैक्रो प्रूडेंस का मतलब ये हो गया कि आरबीआई ने सोचा कि इस बार हम क्या करते हैं? रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट के साथ नहीं खेलते हैं। इंस्टेड हम कुछ स्ट्रक्चरल रूट लेते हैं, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करने की कोशिश करते हैं। अब बात समझिएगा कि रेपो रेट है उसको कट क्यों किया जाता है? रेपो रेट कट करने का पर्पस ये होता है कि एक्सेस सॉरी लिक्विडिटी जो है उसको बढ़ाना, इकोनॉमी में लिक्विडिटी को बढ़ाना। आरबीआई ने कहा कि हम जो रेपो रेट है उसको कट करके लिक्विडिटी नहीं बढ़ाएंगे। हमारे पास और भी साधन है, और भी स्ट्रक्चरल रूट हैं जिसका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं?
लिक्विडिटी को बूस्ट कर सकते हैं, लिक्विडिटी को और बढ़ा सकते हैं इकोनॉमी में। तो क्या क्या कुछ स्ट्रक्चरल रूट लिए गए हैं? एक तो है, सबसे पहले बैंक्स को परमिट कर दिया गया है, बैंक्स परमिटेड टू लेंड टू कंपनीज टू बाय अदर कंपनीज, टू बाय अदर कंपनी। पहले इस पे रेस्ट्रिक्शन था, अब क्या है, बैंक्स को फुली अलाउ कर दिया गया है कि वो किसी कंपनी ए को पैसा लेंड कर सकती हैं, लोन में दे सकती हैं कंपनी बी को बाय करने के लिए। तो इससे होगा क्या? इससे ये हुआ कि हमने हमने क्या किया, लिक्विडिटी का एक नया फ्लो खोल दिया। पहले बैंक्स पे रेस्ट्रिक्शन थे कि भाई वो आप कंपनी ए को नहीं पैसे दे सकती है किसी कंपनी बी को बाय करने के लिए, अब ये अलाउ कर दिया गया है। तो इससे क्या होगा, लिक्विडिटी जो है वो बढ़ जाएगी। मतलब बैंक्स को अब ऑटोनॉमी देने की बात की गई है, बैंक्स को ऑटोनॉमी देने की बात की गई है इस माध्यम से। तो दिस हैज बीन अलाउड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा क्या रूट है? दूसरा ये रूट है कि पहले पहले बैंक्स वर रेस्ट्रिक्टेड, उन पे सीलिंग लगी हुई थी कि वो किसी एक कॉन्ग्लोमरेट को, किसी एक कंपनी को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, 10,000 CR से ज्यादा लेंड नहीं कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्ट ये पिछले 10 साल से चल रहा है कि एक किसी कंपनी को, मान लीजिए बैंक ए है, वो कंपनी बी को जो मैक्सिमम मैक्सिमम लोन दे सकता है वो 10,000 करोड़ रुपए तक का दे सकता है, 10,000 CR के ऊपर वो लोन नहीं दे सकता है। ऑब्जेक्टिव ये था कि जो गवर्नमेंट सॉरी बैंक्स के जो असेट्स हैं उनका बहुत ज्यादा एक्सपोजर किसी एक सिंगल एंटिटी में ना रहे, कि मान लिए लोन अगर डिफॉल्ट हो जा रहा है तो क्या होगा, तो एक साथ 10,000 करोड़ या 12,000 करोड़ रुपए बैठ जाएंगे, डूब जाएंगे बैंक्स के। तो आरबीआई ने एक सीलिंग लगा रखी थी कि भाई 10,000 करोड़ से ज्यादा किसी एक कंपनी को कोई एक बैंक नहीं दे सकता है। ये जो सीलिंग लगा रखी थी, ये सीलिंग 10 साल 11 साल से लगा रखी थी, इसको इस बार आरबीआई ने क्या किया, इसको हटा दिया है कि अब बैंक्स के पास स्पेस है कि मान लीजिए किसी कंपनी ए को बैंक बी से 15,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, तो वो पहले नहीं ले सकता था लेकिन अब ले सकता है, अब ले सकता है। पहले मान लीजिए किसी एक कंपनी को 15,000 करोड़ रुपए किसी प्रोजेक्ट के लिए चाहिए होते तो उसको क्या करना पड़ता था, वो एक बैंक से जो मैक्सिमम पैसा उठा सकता था वो सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए का उठा सकता था। जो आगे का 5,000 करोड़ है उसके लिए उसको किसी दूसरे बैंक के पास जाना पड़ता। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने एक 10,000 करोड़ रुपए की सीलिंग लगाई थी। अब ये जो सीलिंग है ये हटा दी गई है। तो ये दूसरा एक मेजर स्ट्रक्चरल चेंज किया गया है, जिससे संभावना है कि जो लिक्विडिटी है अर्थव्यवस्था में वो ग्रेजुअली हमको और बढ़ती हुई दिखाई देगी। तीसरी चीज क्या की गई है? तीसरी चीज ये की गई है कि जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग है उसमें अब नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको और ज्यादा स्वायत्तता दी गई है। अब जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है वो और ज्यादा लोन बढ़ा सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के लिए, जो पहले नहीं था, पहले कुछ रेस्ट्रिक्शन थे। तो अब नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस भी इंफ्रा फाइनेंसिंग, रोड बनाने में, रियल एस्टेट डेवलपमेंट करने में, ये सारे प्रोजेक्ट्स में पैसे डाल सकते हैं। फिर से हमको क्या देखने को मिला, एक नया कंड्यूट, एक नई पाइप आई जिससे हमको एनहांस लिक्विडिटी विटनेस करने को मिलेगी अपने इकोनॉमी में। इसके अलावा आरबीआई ने अभी हाल ही में फैसला लिया है कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको फुल बैंक का लाइसेंस जो है वो बांटा जाएगा। साथ ही साथ एक और मेजर स्ट्रक्चरल चेंज हमको क्या देखने को मिला है कि अभी तक हमको देखने को ये मिलता था कि जो बैंक्स हैं वो इंडियन रुपी में, जो नॉन रेसिडेंट्स हैं, भूटान या नेपाल के लोग मान लीजिए ट्रेड कर रहे हैं, भारत से कुछ ट्रेड कर रहे हैं, उनको इंडिया में लोन चाहिए होता तो पहले नहीं मिलता था, लेकिन अब हमको क्या देखने को मिल रहा है कि इंडियन रुपी में ये नेपालीज या भूटानीज सिटीजन जो है, जो इंडिया के साथ ट्रेड ट्रांजेक्शन में वो सेटलमेंट करते थे, अब उसमें भी हमको आईएनआर लोन्स इंडियन रुपी में लोन्स देखने को मिलेंगे। तो लोन इन आईएनआर, इंडियन रुपी टू नॉन रेसिडेंट्स फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ट्रांजेक्शंस। तो अल्टीमेटली हमको क्या देखने को मिला कि
जो ये एक्सपेक्टेशन थी कि 5.5% का जो रेपो रेट था, जो पिछले एमपीसी की भी मीटिंग में रखा गया था, इस बार भी आरबीआई क्या की है, उस पे स्टिक की है। दूसरी चीज़ हमने ये देखी थी, हेडलाइन इन्फ्लेशन ऑलरेडी 1.8 के आसपास इस क्वार्टर में पहुँच गया, जो ऑलरेडी बहुत कम था। तो एक एनिमल स्पिरिट आ गई थी कई लोगों में कि भाई इस बार भी हमको क्या देखने को मिल सकता है, इस बार हमको ये देखने को मिल सकता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसको फर्दर, या एमपीसी जो है ये 5.5 को फर्दर कट डाउन करे। लेकिन आरबीआई ने क्या किया, इसको कट डाउन नहीं किया है, इंस्टेड लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए उसने कुछ स्ट्रक्चरल रूट्स लिए हैं। ये सारे स्ट्रक्चरल रूट्स हैं जिसके माध्यम से जो लिक्विडिटी सपोर्ट है वो बढ़ाई जाएगी। आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि आरबीआई का ये कहना है कि भाई हम अपने मॉनेटरी पॉलिसी स्पेस में कुछ हेडरूम रखना चाहते हैं। हम ऑलरेडी 100 बेसिस पॉइंट से इस फिस्कल ईयर 25-26 में कट डाउन कर चुके हैं। 100 बेसिस पॉइंट से हम 6.5 से 5.5 आ चुके हैं, और इससे नीचे और माली 25 बेसिस पॉइंट से इस बार हमको कटौती देखने को मिलती, 5.25 के आसपास देखने को मिलती। तो अब उतना ज्यादा स्पेस नहीं बन पाता, उतना ज्यादा मॉनेटरी पॉलिसी स्पेस नहीं बन पाता। फर्दर वो हमको ये भी पता है कि अब बेस इफेक्ट भी पिक्चर में आ जाएगा। तो आने वाला समय वहां पे जो इन्फ्लेशन लेवल है, हेडलाइन इन्फ्लेशन है, वो इतना कम या इतना सबड्यूड, सब 2% नहीं रहने वाला है। ये 4% भी पार कर सकता है। मतलब अभी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें यह है कि जो 26 में कुछ क्वार्टर्स हैं वहां पे हमको 4% के ऊपर भी इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है। तो आरबीआई क्या कर रही है, आरबीआई अपने जो मॉनेटरी पॉलिसी का हेडरूम है उसको कंजर्व करके चलना चाह रही है, और इस बार उसने स्ट्रक्चरल रूट का सहारा लिया है। अगली जो न्यूज है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू यूएस शटडाउन। GS2IR की न्यूज है, ठीक है। अभी हमको क्या देखने को मिला है, अभी हमको यूएस में जो न्यूज आ रही है वो ये है कि यूएस में 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स शटडाउन देखने को मिले हैं, और ये पिछले 7 साल में पहली बार हो रहा है। दिस शटडाउन इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पास्ट 7 years। पिछली बार जो हुआ था वो हमको देखने को मिला था करीब करीब 7 साल पहले। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये शटडाउन जो है वो होता क्या, व्हाट इज शटडाउन इन यूएस मींस। शटडाउन का मतलब ये हो गया कि जब यूएस की कांग्रेस, मतलब जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट होती है वैसे ही यूएस में पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं। जब कांग्रेस कुछ 1 दर्जन के आसपास जो एप्रोप्रिएशन बिल्स हैं उसको मूव नहीं करा पाती है, और प्रेसिडेंट उसको 1 अक्टूबर तक साइन नहीं कर पाते हो, मतलब उसको अपना असेंट नहीं दे पाते हैं, तो शटडाउन है वो लागू हो जाता है। तो कांग्रेस कांग्रेस जब फंडिंग बिल्स को पास नहीं करा पाती है, या अप्रोप्रिएशन बिल्स हैं, फंडिंग बिल्स हैं, उनको पास नहीं करा पाती है और प्रेसिडेंट से साइन नहीं करा पाती है, और प्रेसिडेंट से 1 अक्टूबर तक साइन नहीं करा पाती है, तो हमको क्या देखने को मिलता है, तो हमको ये देखने को मिलता है कि देयर इज ईदर फुल शटडाउन और पार्शियल शटडाउन। तो होता क्या है बेसिकली होता ये है कि जो ये अप्रोप्रिएशन या फंडिंग बिल्स होते हैं, ये जो पब्लिक यूटिलिटीज हैं या सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम्स हैं, या जो स्टेट एक्सपेंडिचर जो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल कैरेक्टर के होते हैं उसके लिए होते हैं। जैसे अपने यहाँ बजट पास किया जाता है, तो बजट में ये सारी चीजें होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना एक्सपेंड करेंगे, इस पे इतना एक्सपेंड करेंगे। वैसे ही वहां पे भी क्या है, वहां पे भी फंडिंग बिल्स होते हैं जो यूएस कांग्रेस पास करती है, और पास होने के बाद प्रेसिडेंट को 1 अक्टूबर तक, किसी भी फिस्कल के 1 अक्टूबर तक ये अप्रूव करना रहता है। लेकिन इस बार ये दोनों चीजें नहीं हुई थी। ये जो कुल मिला के अप्रोक्सीमेटली 12 बिल्स होता है, जो कि वहाँ की जो पब्लिक सर्विसेज हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, उसको काम चलाने के लिए यूज किए जाते हैं। मतलब इन सर्विसेज में जो पैसा आता है प्राइमरली कहाँ से आता है, इन्हीं फंडिंग बिल से आता है। जो जैसे वहाँ का पब्लिक ऑर्डर है, कस्टम्स है, इमिग्रेशन है, ठीक है। तो उनके जो आपकी मुलाजिम हैं या जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनको पैसे कहाँ से मिलेंगे, यूएस कांग्रेस फंड कर यूएस कांग्रेस ये बिल्स पास करती है, इसी से वो चीजें
फंड होती है। तो इस बार ये बिल्स क्लियर ही नहीं हो पाए हैं, क्लियर ही नहीं हो पाए हैं, तो इसकी वजह से हमको शटडाउन देखने को मिला। शटडाउन मैंने आपको बताया 2 टाइप के होते हैं, फुल शटडाउन और पार्शियल शटडाउन। कुल मिला के 12 के आसपास बिल होता है। अगर 12 के 12 नहीं पास हो पा रहे हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं फुल शटडाउन। लेकिन मान लीजिए 5 पास हो गए, 7 नहीं पास हो पाए, तो हमको पार्शियल शटडाउन देखने को मिलता है। क्या रीजन रहा है ये इस बार शटडाउन का? इस बार के शटडाउन का ये रीजन रहा है कि जो रिपब्लिकन्स हैं और जो हमारे डेमोक्रेट्स हैं, ये 2 वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनमें एक डेडलॉक हो गया है, इनमें एक डेडलॉक हो गया है। डेमोक्रेट्स हैं, उनकी क्या डिमांड थी? डेमोक्रेट्स की ये डिमांड थी कि जो हेल्थ केयर सब्सिडी है, यूएस की हेल्थ केयर सब्सिडी है, वो अब एक्सपायर करने वाली थी, इसी साल एक्सपायर करने वाली थी। तो डेमोक्रेट्स के जो एमपीज हैं, उनका ये कहना था कि भाई इसको एक्सटेंड करते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं, लेकिन जो रिपब्लिकन्स हैं वो डेडलॉक लगा दिए कि मतलब हम इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से ये जो अप्रोप्रिएशन बिल्स हैं, ये आपके या फंडिंग बिल्स हैं, इसको अप्रूव नहीं किया जा सकता है। यही रीजन है कि हमको ये शटडाउन देखने को मिल रहे हैं। तो शटडाउन ऐसा नहीं है कि बहुत नया कोई फिनोमेना है। पिछली बार भी जब ट्रम्प की जो फर्स्ट रेजिम थी, वहां पे भी हमको 3 शटडाउन देखने को मिले थे। 3 शटडाउन देखने को मिले थे, और ये इस बार जो शटडाउन देखने को मिला है, वो 7 साल में पहली बार देखने को मिला है। इस बार वाला जो शटडाउन है, आइए देखते हैं इसके क्या इम्प्लीकेशन होने वाले हैं। इसके क्या इम्प्लीकेशन होने वाले हैं? तो सबसे पहले देखिए, फेडरल एम्प्लॉइज जो है, फेडरल मतलब जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां की, उनकी जो सैलरीज हैं वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होंगी। अब इसमें भी 2 चीजें हैं, एक तो जो एसेंशियल सर्विसेज होती हैं, और दूसरी होती है नॉन एसेंशियल सर्विसेज। तो जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, एसेंशियल सर्विसेज माने जैसे पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, तो ये सारी चीजें एसेंशियल सर्विस में आती हैं, जो बहुत जरूरी हो। या आपके बॉर्डर पेट्रोलिंग वाले लोग हो गए, या कस्टम्स ऑफिशियल्स हो गए, ये सारी चीजें एसेंशियल में आती हैं। मतलब कोई भी डेमोक्रेटिक सेटअप इन एसेंशियल सर्विसेज के बिना नहीं चल पाएगा। तो एसेंशियल सर्विसेज हैं, दीज सर्विसेज आर परमानेंटली फंडेड। जो इम्पैक्ट होंगी वो आपकी नॉन एसेंशियल सर्विसेज होंगी, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एयर कार्गो हो गया, ये सारी चीज नॉन एसेंशियल में आती है। तो नॉन एसेंशियल से जो रिलेटेड फेडरल एम्प्लॉइज है, ठीक है, उनको खासी तकलीफ होगी। और साथ ही साथ जो उनके वेजेस हैं, उनमें भी हमको एक कट देखने को मिलेगा। तो एक इम्पैक्ट उनका क्या रहा फेडरल एम्प्लॉयज पे, कि जो फेडरल एम्प्लॉयज हमारे अमेरिका के, वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दूसरा क्या हो गया, आम पब्लिक है, जो जनरल पब्लिक है, उन पे क्या प्रभाव पड़ना है? उन पे ये प्रभाव पड़ना है कि एसेंशियल चीजें तो कंटिन्यूड रहेंगी, नॉन एसेंशियल चीजें फंड नहीं हो पाई हैं, क्योंकि इस बार का अप्रोप्रिएशन उसको पास ही नहीं किया गया, नए वाले अप्रोप्रिएशन को पास नहीं किया गया। तो एसेंशियल चीजें कंटिन्यू तो रहेंगी, जैसे हेल्थ केयर सर्विस हो गई, ठीक है, या हेल्थ सब्सिडी हो गई। लेकिन नेगेटिव क्या है कि इसमें जो न्यू एनरोलमेंट्स हैं, जो लोग पहले एनरोल नहीं थे, इस बार होने वाले थे, या नए बच्चे पैदा होते हैं ऐसा, वो या नए कोई लोग सिटीजन्स हो गए वहां के, तो नए एनरोलमेंट्स उसमें बंद हो जाएंगे। तो ये एक नेगेटिव प्रभाव है। तो पब्लिक पे ओवरऑल प्रभाव क्या पड़ना है? नेगेटिव पड़ना है, कि एसेंशियल सर्विसेज तो नहीं रोकी जा रही हैं, लेकिन एसेंशियल सर्विसेज में जैसे हेल्थ केयर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें नए लोग अगर एनरोल कराना चाह रहे हैं तो वो नहीं एनरोल करा सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज हैं, वो तो पूरी पूरी ठप हो जाएंगी। शटडाउन जब चलेगा तो ये पूरी पूरी तरीके से ठप हो जाएंगी। तीसरा क्या है, इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑब्वियस ही बात है, एक सब्सटेंशियल नंबर ऑफ सेक्शन है, वो आपका फेडरल एम्प्लॉयमेंट में आपका काम करता है अमेरिका में। तो उनकी कहीं ना कहीं जब सैलरीज या वेजेस कट किए जाएंगे, तो इसका इकोनॉमी पे भी खराब प्रभाव पड़ेगा। तो ओवरऑल हमारी जो मैक्रो इकोनॉमी है, उस पे अमेरिका की, उस पे एक नेगेटिव असर पड़ेगा। 2018-19 मतलब 7 साल पहले जो लास्ट शटडाउन हमको देखने को मिला था, ठीक है, 2018-19 में, तो उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमने ये देखा था कि लमसम 11 बिलियन डॉलर रुपए, 11 बिलियन डॉलर का हमको ओवरऑल लॉस देखने को मिला था। 11 बिलियन डॉलर का लॉस हमको देखने को मिला था। इस बार का शटडाउन है,
वो कितने दिन तक चलेगा वो डिटरमाइन करेगा कि यूएस इकोनॉमी को जो ओवरऑल लॉस है वो कितने का हुआ है। तो एक हो गया फेडरल एम्प्लॉयज पे क्या प्रभाव पड़ना है, दूसरा हो गया आम जो जनमानस है अमेरिका का पब्लिक है उस पे क्या प्रभाव पड़ना है, तीसरा ये अमेरिकन अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी को कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो मैंने आपको बताया एक बस मैग्नीट्यूड कंपेयर करने के लिए कि 2018-19 जो 7 साल पहले लास्ट शटडाउन हमको अमेरिका में देखने को मिला था, उसकी वजह से जो इमीडिएट लॉस था इकोनॉमी को बिकॉज ऑफ द शटडाउन देन वो $11 बिलियन का था। आखिरी हम देखते हैं इम्पैक्ट क्या हुआ आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ लेबर किससे एसोसिएटेड है, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर है ये आपका एक तरीके से नॉन एसेंशियल में आ जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ लेबर का काम क्या होता है, H1B वीजा इशू करना। तो इस पूरे दौरान हमको क्या देखने को मिलेगा, नए जो H1B वीजा रेजिम के जो बेनिफिक्टर्स हैं या बेनिफिशियरीज हैं वो बेनिफिट्स नहीं ले पाएंगे क्योंकि नॉन एसेंशियल सर्विसेज और फंडिंग उनकी हुई नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है सैलरीज दी नहीं जाएंगी, लोग आएंगे नहीं। तो हमको देखने को मिल सकता है कि डिपार्टमेंट ऑफ लेबर है वो भी आपका ठीक से फंक्शन ना कर पाए, जिसकी वजह से जो H1B वीजा रजीम है वो कहीं ना कहीं नेगेटिवली प्रभावित हो सकती है। हालांकि इमिग्रेशन के जो और एस्पेक्ट्स हैं जैसे कस्टम्स हैं या बॉर्डर प्रोटेक्शन है, ठीक है, ये एसेंशियल्स में आते हैं, ये आपके कंटिन्यूड रहेंगे। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ लेबर जो का सेगमेंट जो H1B वीजा वगैरह इशू करता है दैट वुड बी सस्पेंडेड फॉर अ व्हाइल। तो इस बार जो शटडाउन लगा है, इस बार का जो शटडाउन हमको अमेरिका में देखने को मिला है, इसका जो कालखंड है वो अभी तय नहीं किया गया है। इसका क्या ग्रेविटी रहेगी, क्या मैग्नीट्यूड रहेगा, ये हमको तब पता चलेगा जब इसका टेन्योर जो टेम्पोरल फ्रेम है वो डिसाइड कर लिया जाएगा। अभी हमको यही नहीं पता है कि ये जो शटडाउन है कितने दिन तक कंटिन्यू रहेगा। अगर ये बहुत ज्यादा दिन तक कंटिन्यू हो रहा है फॉर वीक्स, तो हमको क्या देखने को मिल सकता है, हमको ये देखने को मिल सकता है कि ये जितने भी प्रभाव हैं, जितने भी ये इम्पैक्ट हैं, ये और ज्यादा अग्रवेट हो जाएंगे और ज्यादा बढ़ जाएंगे। अमेरिकन इकोनॉमी ऑलरेडी वहां पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, जो जीडीपी ग्रोथ है वो ऑलरेडी सबड्यूड है। ये फर्दर आपका डिप कर सकता है, ये आपका फर्दर डिप कर सकता है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, what unconventional initiatives have been taken by monetary policy committee in recent meet, what is the rationale behind the move। हाल की बैठक में एमपीसी ने कौन सी अपरंपरागत पहल की है, इस कदम के पीछे के कारण, पीछे के तर्क क्या है। तो ये जो पहला आर्टिकल हमने डिस्कस किया उसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर वो आप समझ नहीं है तो आप बहुत आसानी से ये क्वेश्चन देख सकते हैं। 2 पार्ट्स हैं इसके, तो ये आप लिखिएगा।